नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रिका टीवी। मैं हूं आपके साथ पूनम। सबसे पहले पत्रिका टीवी के सभी दर्शकों को इंटरनेशनल वुमेन्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। महिला दिवस पर पत्रिका टीवी की खास पेशकश में हमारे साथ आज मौजूद हैं खास मेहमान पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल और शरद यादव जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार। शरद खंडेलवाल से करेक्शन जी। तो पूर्व मेयर हैं ज्योति खंडेलवाल और उनके हस्बैंड हैं शरद खंडेलवाल जी, और दोनों इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में। और आज महिला दिवस के मौके पर इस खास पेशकश में हम उनसे जानेंगे उनके अब तक के जीवन के उन पहलुओं के बारे में कि किस तरह से वो आगे बढ़ती गई हैं और कैसे उनके पति ने आगे बढ़ने में उनका सहयोग किया है। ज्योति जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज महिला दिवस है, तो सबसे पहले तो आप पत्रिका के जो भी दर्शक हैं उन सबको महिला दिवस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले पत्रिका टीवी के सभी दर्शकों को मेरी ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से हम ये मानते हैं कि आधी आबादी महिलाओं की है और महिलाओं के साथ जुड़ने से, भागीदारी से हम यूं कहें कि विकास को या तरक्की को या समाज के माहौल को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया जा सकता है। तो वही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का संदेश भी है कि पुरुष और महिलाएं एक दूसरे के साथ सहयोगी बन करके, भागीदारी निभा करके, अपने अपनी भूमिका को सक्रियता से निभा करके समाज के उत्थान में अपना अपना योगदान दें। जी बिल्कुल। ज्योति जी, आज जहां आप हैं, जिस पद पर हैं, सब नाम से ही जानते हैं कि हाँ ज्योति खंडेलवाल, कितना सहयोग इसमें शरद जी का रहा आपके साथ? मैं कहूँगी कि मुझे अगर राजनीति में आने का अगर मैं आई राजनीति में, तो उसके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा मेरे हस्बैंड ही थे। जुड़ी हुई थी मैं शिक्षा से, ब्लड डोनेशन के कार्यक्रमों से, लेकिन राजनीति में आने का मैंने नहीं सोचा था। लेकिन जब पार्षद के रूप में मेरा वार्ड, महिला वार्ड आया, और तब मेरे हस्बैंड ने ही मुझे प्रेरित किया कि राजनीति में भी आगे आना चाहिए। ये भी एक समाज सेवा का एक क्षेत्र है जहाँ आगे बढ़ कर के काम किया जा सकता है, और उन्हीं का ही प्रयास था जिससे कि मैं आगे आ सकी। मैं यूँ कहना चाहूँगी कि एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मेरे राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ाने में मेरे हस्बैंड की रही है। जी शरद जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक्चुअली पॉलिटिकल लाइफ में एंट्री इतनी आसान नहीं होती, बेहद टफ जॉब है। तो जब पॉलिटिक्स में एंट्री के लिए ज्योति जी ने सोचा या आपने सोचा, जिसने भी सोचा, मतलब उस वक्त क्या था आप लोगों के माइंड में और किस तरह से आपने इनको आगे बढ़ने के लिए अप्रोच किया? देखिए, सोशल वर्क से हम लोग शुरू से जुड़े हुए हैं। जो जैसे सबसे शुरुआत जो है वो पार्षद के रूप में हुई। पार्षद एक मोहल्ले से जुड़ा हुआ होता है। इसमें सोशल वर्क जो होते हैं, चाहे वो सामाजिक कार्य हो, धार्मिक कार्य हो, ब्लड डोनेशन कैंप्स वगैरह हो, इनसे जुड़े हुए थे। लोगों से कनेक्टिविटी लगातार हमारी बनी हुई थी। जब वो रिजर्व हुआ वार्ड महिला के लिए, तो एक डिमांड थी, कांग्रेस कभी भी उस वार्ड से जीती नहीं कभी। पहली बार था कि कांग्रेस से ज्योति खंडेलवाल वहां जीती है। उससे पहले भी नहीं जीती है, उसके बाद में भी आज तक उस वार्ड से नहीं जीती। तो जब आया तो अपने आप ही लोगों का आया कि एक पढ़ी लिखी महिला है और आप कांग्रेस मेंटेलिटी से जुड़े हुए हैं, तो आपको एक मौका मिला है, तो आपको इसको लेना चाहिए आगे। मैं ज्योति से बात की, ज्योति ने कहा कि अगर कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए, और उसी उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने आगे प्रयास किए। कांग्रेस से टिकट दिया और पहली बार 40 साल में कांग्रेस उस वार्ड से जीत गई थी। बिल्कुल। ज्योति जी, आपसे स्टार्टिंग से और अब तक का जो आपका लाइफ रही है उसके बारे में जानेंगे। पहले तो स्कूल टाइम में, क्योंकि तभी हम लोगों के ना एम डिसाइड हो जाते हैं, या हम ऐसा सोचने लगते हैं कि बड़े होकर हमें ये बनना है या ऐसा कुछ करना है। तो क्या उस वक्त भी आपके माइंड में था कि आप इस पॉलिटिकल लाइन में एंट्री करेंगे? नहीं, देखिए उस समय मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं था। मैं चूँकि जो पढ़ाई एक स्टूडियस स्टूडेंट के रूप में थी, और यूँ कहें कि मेरा एम था कि इंजीनियरिंग लाइन में जाए, लेकिन उसमें मैं नहीं गई थी। और उसके बाद मैंने फिजिक्स से ऑनर्स किया, बीएससी की, मैथमेटिक्स से एमएससी किया। तो एक फिजिक्स और मैथ्स को लेकर के, और मैथ्स खास तौर से मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट रहा है, तो उसको लेकर के ही मेरी पढ़ाई की जो शुरुआत, मतलब यूँ कहें कि पढ़ाई में जो इंटरेस्ट था वो वहाँ था। राजनीतिक क्षेत्र में मेरा कोई बहुत विशेष इंटरेस्ट जो है वो नहीं था। ठीक है, आप एक नागरिक होने के नाते जो आपका जुड़ाव जो राजनीति से होता है उसको लेकर के जरूर एक रहता था, लेकिन खुद कभी राजनीति के विषय में आने के बारे में मैंने नहीं सोचा था। और चूंकि फिजिक्स और मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट्स है
जिनमें यूं कहें कि कहीं ना कहीं उनको पढ़ाने के लिए, मतलब एक टफ सब्जेक्ट्स के रूप में जाने जाते हैं, तो मैं एजुकेशन के साथ जुड़ी। बच्चों को पढ़ाने से मैंने जो है वो अपना क्षेत्र शुरू किया, जिसमें मैंने 9, 10, 11, 12 या इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए बच्चों को फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाई। तो वहां से ही जो है वो जुड़ाव शुरू हुआ कहीं ना कहीं बच्चों के साथ, बच्चों की फैमिलीज के साथ। अगर कुछ बच्चे फीस नहीं भी दे पाते थे तो उन्हें मौका मिले कि वो आगे पढ़ सके, आगे जा सके, उनका कैरियर का निर्माण हो सके। तो मैं यूं कहूंगी कि शिक्षा के क्षेत्र से जरूर मैं लगातार जुड़ी रही, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र से तो मेरी जो शुरुआत थी वो 2004 में ही हुई, सक्रिय रूप से अगर हम कहें तो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब पार्षद का चुनाव लड़ा। लेकिन ये मैं यूं कहूंगी कि ये मेहनत भी रही, ईश्वर की कृपा भी रही, और जयपुर की जनता का बहुत साथ और सहयोग भी मिला कि पार्षद बनने के बाद जयपुर की जब फर्स्ट बार डायरेक्ट इलेक्शन जयपुर में मेयर के रूप में हुआ तो उसमें कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया, और फर्स्ट डायरेक्ट इलेक्टेड मेयर के रूप में मुझे जयपुर की जनता का साथ, समर्थन और सहयोग मिला, जिससे कि मैं एक नई भूमिका में भी अपने आपको यूं कहें कि स्थापित भी कर सकी। और मैंने प्रयास भी किया कि जो एक डिमांड होती है जनता की कि हम लहर के विपरीत जाकर के या करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई लड़ करके या कुछ ऐसा नया करके दिखाने की कोशिश करें जो लोगों के लिए उम्मीद होती है कि कुछ परिवर्तन लाया जा सकता है, वो मैंने प्रयास किया। चलिए, तो जब आप स्टूडेंट थी उस वक्त आपने सोचा इंजीनियरिंग में आपको जाना था, लेकिन आप कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में एंटर हो गई और सोशल इंजीनियरिंग करने लगी। आइए सुन लेते हैं एक बार वही स्टूडेंट्स क्या कुछ कहना चाहते हैं। हम जिस दौर में हैं 21st सेंचुरी, जहाँ की आधी आबादी महिलाएं हैं, और महिलाओं को सशक्त होना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो समाज की नींव महिलाएं ही तैयार करती हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि जैसे महिलाएं सक्षम होगी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, राजनीतिक, आर्थिक या फिर सामाजिक क्षेत्र में, तो वो अपना परिवार अच्छे से चला पाएगी। और उनकी शिक्षा आज बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई महिलाएं ऐसी हैं जो कम पढ़ लिख के स्कूल छोड़ देती है और आगे मतलब तैयारी नहीं कर पाती है, किस क्षेत्र में नहीं जा पाती, सिर्फ घर तक सीमित रह जाती है। तो मैं चाहूँगा कि वो भी पढ़ लिख के सक्षम बने और हमारी आने वाली पीढ़ी को सुधारे, संवारे। हम शपथ लेते हैं, फर्क मिटाएंगे, महिला दिवस को सार्थक बनाएंगे। आज 8 मार्च को महिला दिवस पर विश्व की सभी नारियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज देश को और सभी को ये सोचने की जरूरत है, जितना पुरुषों का हक है हर चीज में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, उसी चीज में मतलब पुरुषों के बराबर नारियों को भी हक मिले। और हम सबको उनके साथ, उनको भी कंधे से कंधे मिलाकर साथ आगे बढ़ाने की जरूरत है। फर्क मिटाने की जरूरत है, एक सोच बदलने की जरूरत है। सोच के ऊपर सब कुछ डिपेंड है। सोच बदलेगी तो सबको समानता का अधिकार मिलेगा और नारियां भी पुरुषों की बराबर आगे बढ़ेंगी। हम शपथ लेते हैं, फर्क मिटाएंगे, महिला दिवस को सार्थक बनाएंगे। 8 मार्च महिला दिवस पर हम शपथ लेते हैं कि महिलाएं कभी पत्नी के रूप में, कभी माँ के रूप में और कभी बहन के रूप में अपना अलग अलग रोल अदा करती है। तो हम 8 मार्च को शपथ लेते हैं कि महिलाओं को, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे एजुकेशनल फील्ड हो, चाहे किसी भी तरीके का लीगल या ह्यूमन राइट से रिलेटेड जितना भी फील्ड है, उसमें महिलाओं को स्थान मिले, महिलाओं को इज्जत मिले, महिलाओं को सम्मान मिले। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन कहीं मत जाएगा क्योंकि ज्योति जी और शरद जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। महिला समाज का हिस्सा है, अगर हिस्सा है
चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। और पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल और उनके हस्बैंड शरद जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ज्योति जी, पॉलिटिकल एंट्री की बात हो गई, जिस तरह से आप बता रही हैं कि 2004 में एंट्री हुई, हालांकि आसान नहीं होता। अब आपसे ये जानना चाहूंगी कि पुरुष प्रधान हमारा समाज है, पॉलिटिक्स में भी ज्यादा से ज्यादा पुरुष हैं, तो उनके साथ काम करना आसान तो नहीं रहा होगा। किस तरह से चुनौतियों से पार पाने की कोशिश? देखिए, महिलाओं के लिए चुनौतियां तो होती हैं, वो जिस भी फील्ड में जाएं, और राजनीति तो खास तौर से वैसे भी बहुत चुनौती भरा एक क्षेत्र महिलाओं के लिए माना जाता है। तो यूं कहें कि बहुत आसान है, तो बहुत प्रेशर होता है आपके ऊपर कि आपको सक्सेस ही होना है। मैं एक बहुत सिंपल सी बात कहूं कि जब महिलाओं को टिकट देने की बात आती है तो कहीं ना कहीं इस तरह की बातें की जाती हैं कि महिलाएं हैं ही नहीं तो कहां से दें, लेकिन जब होती हैं, एक्टिव होती हैं, तो उन्हें मौका मिलना कोई बहुत आसान नहीं होता। या विनेबिलिटी की बात आती है, अरे हम महिलाओं को टिकट देंगे तो वो जीतेंगी नहीं। मैं तो बहुत साफ कहना चाहती हूँ, अवसर मिलना चाहिए, सक्सेस मिलना या नहीं मिलना तो बहुत अलग बात है। क्या सारे के सारे पुरुष जिनको टिकट देते हैं वो सबके सब जीत जाते हैं? नहीं जीतते, उनमें भी जीत और हार का होता है, दो बार हार भी होती है, फिर जीत भी मिलती है। लेकिन जो महिलाओं की चुनौती वाली जो बात आती है वो इसीलिए आती है कि उनको सफलता की गारंटी देनी होती है, रिजल्ट में सक्सेस ही होना चाहिए। अगर सक्सेस नहीं होता तो बहुत सारी उंगलियां उठती हैं कि नहीं आप कैपेबल नहीं हो, आप काबिल नहीं हो, महिलाएं ये काम नहीं कर सकती हैं। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा रहती है, इसीलिए महिलाओं के लिए कोई भी क्षेत्र जो है वो चुनौती भरा हो जाता है। और ये तो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा कि हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है और बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो महिलाओं को अपनी ओर से ग्रैब करनी होती हैं, कहीं ना कहीं अपने एफर्ट्स बहुत ज्यादा लगाने होते हैं। लेकिन जैसे राजनीति क्षेत्र में अगर मैं बात कहूं तो मैं शुक्रगुजार हूं राजीव गांधी जी की। मैं तो कहना चाहूंगी कि 73rd और 74th अमेंडमेंट जो राजीव जी जो लेकर के आए पंचायत चुनावों में और शहरी निकायों में, पंचायत जो राज है, और उसमें महिलाओं को उन्होंने 50% रिजर्वेशन की बात की, 33% रिजर्वेशन आज है। तो इससे महिलाओं को एक अपॉर्चुनिटी मिली राजनीति में आने की, एक अवसर मिला काम करने का, एक अवसर मिला कि वो अपनी काबिलियत को राजनीति में दिखा सके कि हाँ हम भी कर सकते हैं। तो जब अब सरपंच बनती है एक महिला और फिर उसके बाद काम करती है, लोगों से जुड़ाव होता है, लगता है कि वो ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर पा रही है, लोगों की ज्यादा सुन पा रही है, तो एक मौका मिला और वो आगे बढ़ी। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस माध्यम से महिलाओं को मिली और उन्होंने अपनी काबिलियत को दिखाया भी। आपको बहुत सारे सरपंच, बहुत सारे प्रधान, पार्षद, मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष, ये सब आपको ऐसे ये पद मिले जहाँ पे महिलाओं ने आकर के अपनी काबिलियत को दिखाया। और ऐसे में मैं ये भी कहना चाहूंगी, कई बार ऐसे आरोप भी लगते हैं कि सरपंच पति काम कर रहे हैं या वो काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत कम परसेंटेज होता है। जब महिलाएं आगे बढ़ती धीरे करके उनमें एक कॉन्फिडेंस आता है, वो काम करने के लिए आगे आती है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है जब जनप्रतिनिधि एक महिला होती है कि जो काम करवाने के लिए जो महिलाएं आना चाहती हैं, अपने क्षेत्र की समस्याएं बताने के लिए, वो महिलाएं भी उस महिला के पास बहुत कंफर्टेबल आ पाती हैं। तो महिलाओं में अपने क्षेत्र की समस्याओं को उजागर करने के लिए, उनको बोलने के लिए भी अवेयरनेस बढ़ती है। तो एक सक्रिय भागीदारी पूरे समाज में महिलाओं की इस माध्यम से बढ़ती है। तो मैं मानती हूँ और ये चीज आगे भी होनी चाहिए, चाहे हम लोकसभा और विधानसभा की बात करें, क्योंकि अगर वहां भी नीति निर्धारक के रूप में महिलाएं पहुंचेंगी तो हम यूं कहेंगे कि महिलाओं को और ज्यादा बेहतर करने में ज्यादा सुविधा होगी और ज्यादा अच्छी तरह से हम सक्षम हो पाएंगे। बिल्कुल। शरद जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस वक्त ज्योति जी ने पॉलिटिक्स में एंट्री की, कहते हैं कि पॉलिटिक्स तो 24 घंटे का काम है, ऐसा भी नहीं कोई शिफ्ट आवर्स होते हैं कि गए और जॉब करके वापस आ गए। उस वक्त घर को मैनेज करना या बच्चों को संभालना कितना मुश्किल था आपके लिए? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि घर को मैनेज करना, और हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं जी। और जॉइंट फैमिली का सबसे बड़ा जो अगर फायदा वो यही है कि आज मेरे मदर फादर हैं, मैं हूँ, बच्चे, हम सब साथ रहते हैं। जब ज्योति पॉलिटिक्स में गई और जब घर को कम टाइम देने की बजाय समाज में या बाहर देना पड़ा, तो मदर जैसे मेरी है, तो मदर ने मेरे का सहयोग मिला, उन्होंने आगे बढ़ के और ज्योति को आगे बढ़ाने में भी मदद की और पीछे से घर के संभालने में, बच्चों को संभालने में उनका बहुत योगदान रहा। तो मैं भी एक बैंकर हूँ, एसपीजे बैंक में मैं कार्यरत था मैं भी। तो बैंक के अलावा जो मैं सहयोग कर सकता था ज्योति का, तो मैंने वो भी कोशिश करी। और घर को मैनेज करने के लिए भी घर भी अगर ठीक ढंग से अगर रन करता है, क्योंकि अगर घर अगर
मजबूत है तो हम आगे बाहर का संस्कार कर सकते हैं। तो घर भी और बाहर दोनों को मैनेज करके उसमें मैं मानता हूँ कि अगर मेरा कुछ सहयोग है तो मेरे मदर फादर का भी इसमें बहुत ज्यादा सहयोग है। अच्छा, जयपुर एक स्मार्ट सिटी हम मान सकते हैं कि यहाँ है, लेकिन अभी भी जो यहाँ का कल्चर है वो ऐसा है कि रात को 8 बजे के बाद ऐसा सोचा जाए कि हाँ ठीक है, महिलाएं या लड़कियां घर से बाहर, फैमिली में बड़े भी होते हैं जैसा आप बता रहे हैं, सब साथ में ही रहते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ जयपुर तो एक छोटी काशी भी है, यहाँ इतने धार्मिक आयोजन होते हैं, इतने कार्यक्रम होते हैं। ये मानिए आप चाहे शादी वगैरह का माहौल देखिए जयपुर के अंदर, चाहे धार्मिक कार्यक्रम का माहौल देखिए, रोज ये खाटू श्याम जी के भजन वगैरह, महिलाएं खुल के स्वच्छंद रूप से जाती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं। और इस तरह का कोई भी बात नहीं कि 8 बजे बाद निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये मेंटेलिटी वाली बात है कि परिवार में आप अपनी महिलाओं को कितना आगे बढ़ने का मौका देते हैं, उनको कितनी आप एक लिमिट दायरे में रहते हुए छूट देते हैं, क्योंकि दायरा भी बहुत जरूरी होता है। और मैं तो ये मानता हूँ जब आधी आबादी महिलाओं की है और जब हम उन्हें मौके देते हैं, अवसर देते हैं, तभी उस घर का, उस क्षेत्र का, उस शहर या प्रदेश का या देश का हम आगे महिलाओं के प्रति तो बढ़ा सकते हैं। और निश्चित अगर महिलाओं का प्रति बढ़ेगा तो निश्चित रूप से उस देश को में भी तरक्की होगी। जी बिल्कुल, यानी कि आपके और आपकी फैमिली की तरफ से पूरा सपोर्ट ज्योति जी को मिला 100% से होगी। चलिए यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ज्योति जी और शरद जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में, और ज्योति जी और शरद जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ज्योति जी, अब आपसे आपकी कुछ पर्सनल लाइफ को लेकर मैं सवाल करना चाहूंगी, जैसे कि आपकी शादी को लेकर अगर मैं पूछूं। कहते हैं मतलब पहले टाइम में यही होता था कि हाँ ठीक है, पेरेंट्स ने जो डिसाइड कर दिया वो लड़की को मानना है, ऐसा। तो क्या आपके टाइम में भी कुछ ऐसा ही था या आपकी भी कोई चॉइस थी? नहीं, मैं कहना चाहूंगी इसको तो निश्चित रूप से पेरेंट्स का ही डिसीजन जो है वो रहा है। और मैं मानती भी हूँ कि ठीक है, पेरेंट्स आपके बारे में बहुत अच्छा सोचेंगे, वो निस्वार्थ एक वही होते हैं जो निस्वार्थ भाव से आपके अच्छे के लिए सोचते हैं, तो ये रहता है। लेकिन मेरी दूसरी तरफ ये भी मानना है कि अगर मैं अपनी बात कहूँ तो ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया, लेकिन अगर मेरी बेटी को अगर तय करना हो तो अगर उसकी कोई पसंद है, उसकी कोई इच्छा है, तो मैं निश्चित रूप से चाहूंगी कि उसकी इच्छा और उसकी पसंद का सम्मान हो। जी शरद जी, आप क्या चाहते हैं? मैम तो पॉलिटिक्स में एंट्री कर चुकी हैं, अपने बच्चों को लेकर भी आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं? हाँ निश्चित रूप से। नहीं, बच्चों की पॉलिटिक्स के लिए बच्चों का कैरियर है। देखो बच्चे, 2 बच्चे हमारे, एक बिटिया है वो CA बन चुकी है, बेटा है वो MBBS फाइनल ईयर में। तो उनके अभी भी जो उन्होंने फील्ड चुना है उन्होंने अपनी चॉइस से चुना है, हमारा कहीं कोई प्रेशर नहीं है। आगे भी वो जिस भी फील्ड में अपना जो कैरियर आगे बढ़ाना चाहेगी, चाहे बेटी CA के रूप में आगे बढ़ाना चाहेगी, बेटा डॉक्टर के कैरियर में आगे बढ़ना चाहेगा, निश्चित रूप से हमारा जो सहयोग हो सकता है वो सहयोग होगा।
होगा। उसके अलावा वो फील्ड में अगर पॉलिटिक्स में आना चाहेंगे, हमारी तरफ से उनको क्लीन चिट है, कोई एक तरफ से कोई रुकावट नहीं है। जिस भी फील्ड में जाना वो जाना चाहे, वो स्वतंत्र है इसमें। जी ज्योति जी, आपके अलावा भी कोई फैमिली में है क्या जो ऐसा पॉलिटिक्स में है? कोई फीमेल आपकी फैमिली से ही? नहीं, मैं यूँ कहूँगी फीमेल ही नहीं, मेल भी नहीं। मैं कोई बहुत पॉलिटिकल बैकग्राउंड मेरी फैमिली का नहीं है ना। मेरे पीयर साइड में मदर एंड फादर, उनका भी वो सर्विस क्लास लोग हैं, और अगर ससुराल की अगर बात करें तो फादर इन लॉ इनकम टैक्स में थे, ये बैंक में थे। तो ऐसा कोई पॉलिटिकल कोई बैकग्राउंड जो है वो नहीं है। ये जरूर है कि हमारे परिवार, दोनों ही तरफ के परिवार जो हैं वो कांग्रेस पार्टी से जरूर उनका हमेशा से जुड़ाव रहा है, और जब आप जुड़ाव रहता है तो उसके प्रति कहीं ना कहीं अपने आप को कोई कार्य करना हो, कहीं भागीदारी निभानी हो तो वो निभाते हैं। लेकिन राजनीतिक परिवार के रूप में मैं ये जरूर कहूंगी कि एक हमारे जो अपने होता है कि भाई बंद होते हैं और रिलेशन होता है, तो उसमें बावड़ी में जो है वो हमारे परिवार में जो हमारे बड़े भाई साहब हैं, उनकी वाइफ है, भाभी जी जो हैं, वो जरूर सरपंच के रूप में, लेकिन हमारा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो है वो परिवार का है। ज्योति, एक बात है जो मुझे पता चली है कि आपको पतंगबाजी का बहुत शौक है। तो ये पॉलिटिकल पतंगबाजी जो होती है वो ज्यादा सही है? नहीं, देखिए ये मकर संक्रांति की पतंगबाजी का मैं कहूँगी जयपुर का अपना अलग ही आनंद है। जयपुर किसी भी त्योहार को मनाने में यूँ कहें पूरा उत्साह दिखाता है। और अगर हम तो वॉल सिटी में रहते हैं, जयपुर वॉल सिटी तो जयपुर का हार्ट है, जहाँ आपको अगर सारे जयपुर के अगर आपको सांस्कृतिक चीजें देखनी हो, त्योहार देखने हो या कोई धार्मिक आयोजन देखने, वो आपको जयपुर में उस वॉल सिटी में देखने को मिलेंगे। तो ये मैं यूँ कहना शायद ये वॉल सिटी में रहने वाले लोगों के खून में अपने आप आ जाता है। आप मेरे हस्बैंड को देखेंगे, उन्हें बहुत शौक है, मेरे बेटे को देखेंगे, उन्हें बहुत शौक है, शायद ये अपने आप वहाँ पे रहने का असर आता है। चलिए ज्योति जी, शरद जी, आप दोनों हमारे साथ पत्रिका के स्टूडियो में रहे और अपने जीवन के छुए अनछुए पहलू जो हमारे साथ साझा किए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू पूनम जी। चलते चलते हम छोड़ जाएंगे खूबसूरत सी कविता के साथ। महिला समाज का हिस्सा है, अगर हिस्सा है तो दीवार क्यों है? अगर दीवार है तो कारण क्या है? और अगर कारण है तो उस दीवार को ढहाना है। क्या महिला समाज का हिस्सा है? अगर हिस्सा है तो सवाल क्यों है? अगर सवाल है तो कारण क्या है? अगर कारण है तो बताना है। क्या महिला समाज का हिस्सा है? अगर हिस्सा है तो पीड़ा क्यों है? और अगर पीड़ा है तो कारण क्या है? अगर कारण है तो सहलाना है। क्या महिला समाज का हिस्सा है? अगर हिस्सा है तो चिंता क्यों है? अगर चिंता है तो कारण क्या है? और अगर कारण है तो उसे मिटाना है। क्या महिला समाज का हिस्सा है? अगर हिस्सा है तो उपेक्षा क्यों है? अगर उपेक्षा है तो कारण क्या है? और अगर कारण है तो उसे हटाना है। और सवाल कि क्या महिला समाज का हिस्सा है? अगर हिस्सा है तो फर्क क्यों है? अगर फर्क है तो कारण क्या है? और अगर कारण है तो उसे घटाना है।